ओके, सो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, यानी कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म में बहुत सारे गुणधर्म हैं। मैंने यहाँ पर 3 गुणधर्म पहले हम समझेंगे, उसके बाद और भी प्रॉपर्टीज जो हैं वो समझेंगे हम। तो सबसे पहले नंबर पे आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि इसके भौतिक गुण कौन कौन से हैं। कोलाइडी विलयन के भौतिक गुण कौन कौन से हैं, तो उसमें बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है वो ये है हेट्रोजेनिटी यानी विषमांगता, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी यानी पृष्ठ तनाव और शांता, और तीसरा है कलर यानी रंग। तो आप देखिए पहला जो है हेट्रोजेनिटी यानी कि विषमांगता, तो कोलाइडी विलयन हमेशा एक विषमांग तंत्र होता है, यानी कि ये हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है। क्यों हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है, हेट्रोजीनियस क्यों बोल रहे हैं, हेट्रोजीनियस क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें दो अलग अलग फेस होती है, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सिव मीडियम। दो अलग अलग चीज़ें होने के कारण ही कोलाइडी सॉल्यूशन को हम लोग हेट्रोजीनियस कहते हैं। नहीं तो ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है, एक ही फेस होता है, क्योंकि दूसरी चीज़ पूरी तरह से उसमें क्या हो जाती है, घुल जाती है, पूरी तरह से विलीन हो जाती है, गायब हो जाती है, इसलिए वो होमोजीनियस सिस्टम होता है। ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस सिस्टम, एक जैसा एक समान दिखाई देता है वो, है ना। जैसे पानी में मैं नमक का घोल बना रहा हूँ, तो वो हेट्रोजीनियस है कि होमोजीनियस है, होमोजीनियस है, क्योंकि वो बिल्कुल घुलने के बाद आपको पानी बस दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। बट कोलाइडी सॉल्यूशन जो होता है उसमें आपको बाकायदा दोनों चीज़ें दिखेंगी, डिस्पर्स फेस भी दिखेगा, डिस्पर्सिव मीडियम भी दिखेगा। तो दो अलग अलग फेस होने की वजह से ही कोलाइडी सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस नेचर का होता है, हेट्रोजीनियस सिस्टम बनता है, यानी कि विषमांग तंत्र बनाता है। विषमांग यानी कि दो होंगे, दो अलग अलग फेस होंगे। तो समझ में आया कि नहीं ये चीज़। हम लोग को ना इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते पढ़ते ट्रू सॉल्यूशन से बार बार कंपेयर करते जाना है, ताकि वो चीज़ें आपके माइंड में रहेगी। अब इसको हेट्रोजेनिटी, तो क्यों ये हेट्रोजेनियस है, क्योंकि इसमें दो फेस होती है। तो ये ट्रू सॉल्यूशन से किस तरह अलग है, क्योंकि वो होमोजेनियस होता है। वो होमोजेनियस क्यों होता है, क्योंकि उसमें केवल एक चीज़ होती है, एक फेस होता है। बात समझ में आ रही है ना, इसमें दो फेस होते हैं। कौन कौन से दो फेस, नाम क्या है उनका, डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सिव मीडियम। हिंदी में बोलते हैं परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम। इन दोनों चीज़ों के होने की वजह से ही कोलाइडी तंत्र जो है, कोलाइडी सिस्टम जो है वो हेट्रोजीनियस नेचर का होता है, यानी विषमांग तंत्र होता है। होमोजीनियस मतलब होता है समांग, एक समांग यानी एक समान, एक जैसा हो जाता है, उसी में विलीन हो जाता है, उसी में समा जाता है, उसी में घुल जाता है। लेकिन ये अलग अलग रहता है, अलग अलग रहकर भी बॉन्ड बनते हैं, यानी कि उसमें भी दो नेचर हम लोग पढ़ते हैं, लियोफिलिक, लियोफोबिक, जिसमें डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सिव मीडियम के बीच अच्छी बॉन्डिंग होती है ना, लियोफिलिक कहलाता है वो। और जिसमें अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती है, लियोफोबिक कहलाता है। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी, आपको पता है, बहुत सरल चीजें थी। ये पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। तो सरफेस टेंशन यानी होता है पृष्ठ तनाव, और विस्कोसिटी यानी होता है शांता। शांता मतलब आप ये समझ जाइए कि गाढ़ापन, यानी जो सॉल्यूशन में ज्यादा गाढ़े होते हैं, समझ जाओ उनकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। जैसे शहद, दूध की विस्कोसिटी पानी की तुलना में ज्यादा होगी, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन गाढ़े होते हैं उनकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। और सरफेस टेंशन मतलब होता है कि कोई फ्लूइड या कोई भी लिक्विड का सरफेस जो है वो कितना ज़्यादा तनाव की स्थिति में, टेंशन की स्थिति में, यानी कि कितना ज़्यादा वो सिकुड़ना चाह रहा है, सिकुड़ करके कितनी से कम जगह घेरना चाह रहा है, तो समझ जाओ उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा है। और वो अगर वो फैलना चाहता है तो सरफेस टेंशन कम है। इसके बारे में आप कक्षा 11वीं में बहुत डिटेल में अच्छे से फिजिक्स में पढ़े होंगे। ये पूरा एक चैप्टर था, फ्लूइड मैकेनिक्स में ये पूरा एक टॉपिक है, ठीक है। तो सुनिए, तो इसमें भी हम ये वाले जो टॉपिक की बात करेंगे वो भी हम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों के लिए अलग अलग बातें करेंगे, दोनों में ये प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। तो देखो हेट्रोजीनियस की पहले मैं आपको कहानी बताता हूँ कि हेट्रोजीनियस कोलाइडी सॉल्यूशन में, अब हेट्रोजीनियस में क्या होता है बताऊँ, इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस, एक मिनट ना, होमोजीनियस नहीं गड़बड़ हो गया। मतलब कि कौन से दो कैटेगरी में आपको बताया था, एक बताया था मैं आपको लियोफिलिक, लियोफोबिक। स्पेलिंग क्या होती है, LY वाई, लियोफिलिक एंड लियोफोबिक। अब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं इसके लिए बताता हूँ। तो लियोफोबिक सॉल्यूशंस में क्या होता है, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सिव मीडियम के बीच
के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है, इनमें ना नहीं होता है। इसलिए जो डिस्पर्स फेस के लिए जो सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी है वो डिस्पर्सिव मीडियम में जो सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी है उसी के जैसे ही होती है लगभग, क्योंकि दोनों में कोई मेल जोल नहीं है। मेल जोल होता है, बॉन्ड बनते हैं तो ये सारी चीज़ों की वैल्यू बदलती, लेकिन इनमें कोई बॉन्डिंग नहीं होता है। इसलिए इसमें जो डिस्पर्स फेस है, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सिव मीडियम और डिस्पर्स फेस के सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, लगभग एक जैसे होते हैं। क्यों एक जैसे होते हैं, ज़्यादा फर्क क्यों नहीं होता है सर? क्योंकि ना तो इनमें बॉन्ड बन रहा है ना कुछ इंटरेक्शन हो रहा है। बॉन्ड बनता, एनर्जी रिलीज होती है, कुछ चेंजेस होते वैल्यू, तो इसमें कुछ होता ही नहीं है। ये लोग अलग थलग पड़े रहते हैं, तू तेरा जान मैं मेरा जानू, इस टाइप से अलग अलग पड़े रहते हैं, तो इनमें ज़्यादा फर्क होता नहीं। लेकिन लियोफिलिक में क्या है, लियोफिलिक में बॉन्ड बनते हैं, अच्छा इंटरेक्शन होता है किन के बीच, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सिव मीडियम के बीच अच्छा इंटरेक्शन होने की वजह से इसमें डिस्पर्सिव फेस और डिस्पर्सिव मीडियम के बीच जो सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी वाली जो प्रॉपर्टी है वो दोनों के बीच में बहुत फर्क रहता है, क्योंकि इनमें इंटरेक्शन होता है, इसलिए इन प्रॉपर्टीज में फर्क रहता है। तो कैसा फर्क रहता है, तो सरफेस टेंशन, ऐसे सॉल्यूशंस के लिए सरफेस टेंशन की वैल्यू कम और विस्कोसिटी की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। तो विस्कोसिटी ज़्यादा क्यों होती है, ऑब्वियस सी बात है कि इनमें इन दोनों के बीच अच्छा इंटरेक्शन होता है, तो मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, घनापन बढ़ेगा, उस सॉल्यूशन का घनापन बढ़ेगा, गाढ़ापन बढ़ेगा, इसलिए विस्कोसिटी बढ़ती है और सरफेस टेंशन क्या होता है, कम होता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आप जानें, मतलब इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं रहते और इसमें चेंजेस होते हैं। ऐसे करके आप याद कर लेंगे तो आपको इजी याद हो जाएगा। किन के लिए ज़्यादा चेंजेस नहीं रहे, लियोफोबिक में डिस्पर फेस के जो सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी यानी पृष्ठ तनाव और शांता है वो मीडियम के जैसे ही होते हैं और इनमें बदल जाते हैं, लियोफिलिक में बदल जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना इसको आप। तो चलो ये पूरा होने तो खत्म, फिर मैं आपको एक मस्त वाली बात बताता हूँ, बहुत सरल चीज़ें हैं ये। अब देखो तीसरा क्या लिखा है, कलर। सुनो, कलर कलर आप देखेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन सब अधिकतर कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो कलरफुल होते हैं। क्यों कलरफुल होते हैं पता है आपको, या क्यों कलरफुल होते हैं, और दूसरा उनके जो कलर होते हैं उनके पीछे जिम्मेदार कौन है, कि कोई बैगनी कलर का है, कोई भूरे कलर का है, कोई लाल कलर का है, कोई नीले कलर का है, तो उस ऐसा क्यों। तो देखो, जब भी कोई भी प्रकाश की किरण यानी जब भी कोई लाइट रे किसी कोलाइडल सॉल्यूशन पे आती है तो कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं जब उनकी लाइट रेस की राह में आते हैं, उनके इसके रास्ते में जब आते हैं तो लाइट रेस इनसे टकरा करके जब स्कैटर्ड होती है यानी कि जब रिफ्लेक्ट होती है तो उस रिफ्लेक्शन के बाद डिपेंड करता है कि उस मतलब पार्टिकल्स का कलर क्या है, यानी कि किसी भी वस्तु का कलर क्या है। जब भी कोई लाइट रे आती है तो लाइट आपको पता है 7 कलर से मिलकर बनी होती है ना, तो उन कलर्स में से कुछ कलरों को वो चीज़ एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ को वो क्या कर लेती है, वो रिफ्लेक्ट कर लेती है। क्या कर लेती है, रिफ्लेक्ट कर लेती है। जैसे बोलेंगे सर पेड़ पौधों का कलर हरा कलर क्यों होता है, तो सूर्य का प्रकाश जब उस पर आता है ना, सनलाइट उस पर आता है तो हरे कलर को छोड़ करके सूर्य का प्रकाश दिखता वाइट है, दिखता कैसा है, लेकिन वो 7 कलर से मिलके बना होता है। आपको पता होगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो जब उस पेड़ पौधों की पत्तियों में वो सनलाइट आता है ना तो सारे कलर को क्या कर लेती हैं, वो पत्तियां एब्जॉर्ब कर लेती हैं, हरे कलर को रिफ्लेक्ट कर लेती हैं। जो कलर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में रेटिना पे पड़ता है तब हमें आभास होता है कि फलानी चीज़ का कलर ये है करके। पहले मैं छोटा था ना तो मैं सोचता था जो कलर को वो एब्जॉर्ब कर रही है उस कलर की दिखनी चाहिए, जिस कलर को उसने सोखा है उस कलर, नहीं ऐसा नहीं है, जिस कलर को उसने पलटाया है जो क्योंकि कलर उसके पास नहीं है, कलर आपकी आंख देख रही है। कलर कहाँ दिख रहा है, आपकी आंखों, इसलिए हमारी आंखों में जो तरंगे आएंगी वही कलर आपको दिखेगा। बात समझ में आ रही, वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है कि जब लाइट रे यहाँ पे आती हैं तो ये पार्टिकल्स जब लाइट रेस की रास्ते उसके रास्ते में आते हैं तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के जो तरंगे जो जिस कलर की वेवलेंथ हमारी आंखों पे पड़ती हैं हमें कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर वैसा ही दिखाई देने लगता है। एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं है, पेड़ पौधों वाला एग्जाम्पल समझ में आया, कुछ एग्जाम्पल्स आप इसको समझ सकते हो, बहुत आसान है। अगला जो प्रॉपर्टी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्यक गुणधर्म, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन,
अणुसंख्यक गुणधर्म, तो नाम से स्पष्ट है, अणुसंख्यक गुणधर्म यानी कि ऐसा गुण जो अणुओं की संख्या पर यानी मॉलिक्यूल्स की संख्या पर डिपेंड करता है, वो कहलाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। करेक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है, उनके आकार आकृति पर नहीं। बात समझ में आ रही है? ये पढ़े थे हम लोग सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, पढ़े थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन, नॉट शेप एंड साइज, उनके शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करते। अब मेरे को बताओ, कोलाइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन की अगर अपन तुलना करें, ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन की तुलना करें, तो मुझे कोई बता सकता है क्या कि किनमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब जितने भी अपन पढ़े हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, ये सब पढ़े अपन? नहीं पढ़े? अच्छा, आप लोग लेट से आए, कोई बात नहीं, पहले अपन पढ़े थे, फिर से पढ़ा देंगे, चिंता मत करियो। तो जितने भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, वो उनके मान कोलाइडी विलियन के लिए कम होते हैं, कोलाइडी विलियन के लिए वास्तविक विलियन के लिए ज़्यादा होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं, मैं कारण बताता हूँ, सुनो। आपको पता होगा कि वास्तविक विलियन यानी कि ट्रू सॉल्यूशंस के जो कणों का आकार है, पार्टिकल का साइज है, बहुत छोटा होता है। इनमें पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, मीडियम होता है, इससे तो बड़ा ही होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, इसमें पार्टिकल का साइज छोटा होता है, इसलिए मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इसमें पार्टिकल्स की संख्या कम, इसमें पार्टिकल्स की संख्या ज़्यादा रहती है। तो पार्टिकल्स की संख्या कम, इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सीधे डिपेंड करती है किस पे, पार्टिकल्स की संख्या पर। तो इनमें पार्टिकल्स की संख्या इनकी तुलना में तो बहुत कम होती है, इसलिए इनमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यूज भी कम होती है। ये जानिए आप, समझ में आया कि नहीं? बहुत सरल है, घबराना नहीं है। आगे बढ़ते हैं अब। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, ये प्रॉपर्टी तो हो गई मेन। अब तीसरी प्रॉपर्टी वो एकदम इम्पॉर्टेंट है, और वो हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट देखने वाले हैं टिंडल इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तक जो पढ़े थे उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, और उसके कुछ महत्व भी देखेंगे। अब टिंडल इफेक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हाँ बेटा, टिंडल इफेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखो भाई, ध्यान से सुनो, जब आप ट्रू सॉल्यूशन में किसी लाइट को गुजरवाते हैं यानी पास करवाते हैं प्रकाश की किरणों को, जब ट्रू सॉल्यूशन में से, इसमें ट्रू सॉल्यूशन मतलब वास्तविक विलयन, सादा विलयन, सादा सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं, सिंपल ट्रू सॉल्यूशन में जब आप लाइट रेस को आर पर गुजरवाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको अंदर में कोई भी चेंजेस नजर नहीं आएगा, आपको वो ट्रांसपेरेंट ही दिखाई देगा, यानी कि आप इसमें से गुजरने वाली प्रकाश की किरणों को नहीं देख सकते, लाइट रेस को देख नहीं सकते। क्यों? लाइट रेस को देखने के लिए अंदर में कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिनसे लाइट टकराए, तो जो चीज टकराएगी ना वो हमको दिखेगी। जैसे आप रंगीन सॉल्यूशन में से आपको लाइट रे गुजरवा के देखना, तो आपको दिखेगा लाइट रे अंदर, उसके अंदर। आप कल्पना करो किसी रंगीन सॉल्यूशन, मान लो कोई शरबत है या कुछ ऐसा सॉल्यूशन है, उसके अंदर आप लाइट टॉर्च या कुछ भी ऐसे गुजराओ, तो आपको कांच के अंदर का सॉल्यूशन का एक पार्टिकल भी नजर आ जाएगा। कोई भी लाइट, हाँ कोई भी लाइट, समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? आप उसको सिंपल पानी में से लाइट को गुजरवाओ, कुछ नहीं दिखेगा आपको, और वही कलरफुल सॉल्यूशन में से आप गुजरवाओ जो क्वालिटी सॉल्यूशन हो, तो आप प्रकाश की किरणों के मार्ग को देख सकते हो, क्योंकि वहां पे वो प्रकाश जो है अंदर जाकर एक चमक उत्पन्न करता है, चमक यानी एक प्रदीप्ति उत्पन्न करता है, और वो एक कोन के रूप में होती है। आपके बुक में देखना कोन बना होगा, मैं फोटो अच्छे से बनाता हूँ, आप अपने बुक के फोटोज को देखिए, दिख रहा है? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे रखा हुआ है लाइट सोर्स, लाइट सोर्स से निकलने वाली लाइट को एक लेंस पर फोकस करके, ध्यान से देखो ना, लाइट सोर्स से निकलने वाली लाइट को एक लेंस पर फोकस करके एक स्लिट में सेंटर्ड किया जाता है, एक स्लिट में गुजरवाया जाता है। ये स्लिट है, स्लिट मतलब एक बारीक सी जगह जहाँ से लाइट लिमिट होकर के, कंट्रोल होकर के लाइट गुजरती है। उस स्लिट में से जाने वाली लाइट को फिर एक लेंस पे भेजा जाता है। आप सबको दिख रहा है क्या? ये देखो, एक लेंस पे जाती है, और वहां से, उस लेंस से होकर लाइट फिर हम सॉल्यूशन में गुजरवाते हैं। ये सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो जैसे ही वो प्रकाश की किरण कोलाइडल सॉल्यूशन में जाती है, तो आपको यहाँ पर एक कोन के रूप में पैटर्न दिखाई दे लगता है। देखो कोन मतलब ये दिख रहा है, कोन,
इसको बोलते हैं टिंडल कोन, कोन हिंदी में बोलते हैं शंकु, क्या बोलते हैं शंकु, तो टिंडल शंकु बनता है। कुल मिलाकर आपको ना, आप बोलोगे सर ये क्या बनता है, क्या दिखता है, कुल मिलाकर आप इतना याद रखो कि जब भी प्रकाश की किरण कोलाइडल सॉल्यूशन से गुजरेगी तब कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर उस प्रकाश किरण का मार्ग देख सकते हो, यानी आपको दिखेगा कि किस रास्ते से वो जा रही है, और उस रास्ते पे जो एक कोन बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं टिंडल कोन। इस घटना को, इस प्रकार के फिनोमेना को, इस घटना को सबसे पहले फैराडे ने देखा था, लेकिन इसका विधिवत अध्ययन, इसको पूरे कायदे से अध्ययन किया था टिंडल ने, इसलिए इसको हम लोग फैराडे टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहली बार फैराडे ने इसे देखा था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सरल है। आपको शुरुआत यहीं से करनी है कि जब भी हम प्रकाश की किरण को वास्तविक विलयन में से गुजारते हैं तो प्रकाश का मार्ग नहीं देख सकते, मतलब ट्रू सॉल्यूशन में से जब लाइट रेस को गुजरवाओगे तो लाइट का जो पाथ है वो दिख नहीं सकता, लेकिन अगर उसी प्रकाश की किरण को आप किसमें से गुजरवाओगे, कोलाइडल सॉल्यूशंस में उसे गुजरवाओगे, तो आपको बाकायदा लाइट रे का पाथ, अंदर उस सॉल्यूशन के क्या पैटर्न बन रहा है, चमक जो बन रही है वो आप देख सकते हो, और अंदर जो कोन बनता है उसको टिंडल कोन कहते हैं, है ना भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये बनता क्यों है, ये चमक क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि कोलाइडल कण, ट्रू सॉल्यूशन के कण तो इतने बारीक होते हैं कि दिखते भी नहीं है। ट्रू सॉल्यूशन मतलब वास्तविक विलयन, जिसके कण एकदम 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 छोटे होते हैं। तीन प्रकार के हम लोग पढ़े थे ना, कोलाइडल, सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन, जिसमें पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होती थी, तो उसके कण इतने छोटे रहेंगे, आप खुद बताओ, कण इतने छोटे हैं, लाइट आएगी तो लाइट की जो वेवलेंथ है ना, उस, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, लाइट का बिखरना ना बिखरना किस पर डिपेंड करता है। जैसे कोई पार्टिकल है, अब लाइट आ रही है, अगर उस पार्टिकल का साइज, ध्यान से सुनना, अगर उस पार्टिकल का साइज लाइट की वेवलेंथ से छोटा है तो समझ वो पार्टिकल उस लाइट रे को डगमगा नहीं पाएगा, तो सीधी निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। ये काम ट्रू सॉल्यूशन में होता है, वास्तविक विलयन में होता है। वास्तविक विलयन के कण इतने छोटे हैं कि प्रकाश की किरण उसमें जाती है ना, कि बिना हिले डुले, बिना डगमगाए निकल जाती है, इसलिए आपको पता तक नहीं चलता, मतलब वो वैसे का वैसे ट्रांसपेरेंट बना रहता है। कौन सा? ट्रू सॉल्यूशन वास्तविक विलयन। लेकिन कोलाइडी विलयन का जो कण है वो वास्तविक विलयन के कण की तुलना में बड़ा होता है। कोलाइडी सॉल्यूशंस के पार्टिकल ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स की तुलना में बड़े साइज के होते हैं। कितने बड़े साइज के होते हैं बताऊं? लाइट रे की जो वेवलेंथ है उससे बड़े होते हैं। ये क्राइटेरिया है कि आप, अगर आप इतना बड़ा कोई पार्टिकल रखो जो लाइट रे जो आ रही है उस पर, उसकी वेवलेंथ के साइज का या उससे टक्कर का, उससे मतलब उसके बराबरी का होना चाहिए, तब लाइट रे को जब उस पर टकराती है तो वो इस डगमा, मतलब उधर उधर मुड़ पाएगी, थोड़ी डगमगाएगी, थोड़ी स्कैटर्ड होगी, थोड़ी बिखरेगी, और फिर उसका पाथ अंदर वहां पे देख सकते हो। जो चीज बिना हिले डुले जा रही है उसको क्या, उसका पाथ नहीं दिख सकता, और जो चीज अंदर में रखी चीजों द्वारा स्कैटर्ड हो रही है, टकरा करके थोड़ी विचलित हो रही है, तो उनका पाथ आप देख सकते हो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बताओ? आ रहा पक्का? टिंडल इफेक्ट समझ में आया? तो ये टिंडल इफेक्ट था, आप सब देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ना एक बात बता रहा हूँ मैं आपको कि इसमें इसके जो इम्पोर्टेंस हैं, इम्पोर्टेंस हम देखेंगे। अच्छा, ये घटना सबसे पहले कब देखी गई, देख रहा हूँ 1869 में। 1869 में नहीं, इसके पहले फैराडे ने देखी थी, फिर 1869 में टिंडल ने इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था, इसलिए इसको मेन टिंडल इफेक्ट के नाम से ही जानते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छे से हम इसको बोलेंगे तो फैराडे टिंडल इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। आप देखे होंगे सिनेमा हॉल में जब पर्दे पर प्रोजेक्टर लगाया था, तो आप देखना वहाँ से वहाँ के बीच में बहुत सारे पार्टिकल्स आपको, आप लाइट रेस को देख सकते हैं, है ना, वो टिंडल इफेक्ट है। तारों का टिमटिमाना टिंडल इफेक्ट है। आकाश का नीला रंग दिखाई देना टिंडल इफेक्ट है। तो टिंडल इफेक्ट के कारण जो वो वस्तुएं हैं, जो जहाँ से लाइट का जो चमक उत्पन्न हुआ है, जो पाथ बना है, वो अक्सर कौन से कलर का दिखता है? नीले कलर का दिखता है। तो ये आप देख सकते हैं, आसमान का नीला होना, समुद्री जल का नीला होना, जो सी वाटर है वो भी कौन से कलर का दिखता है? नीले कलर का दिखता है। तो समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? पक्का? ठीक है। अभी देखेंगे एक्चुअली नीले कलर का क्यों दिखता है, आपने क्वेश्चन पूछा नहीं मेरे से सर। हाँ देखो, जो इंटेंसिटी ऑफ
स्कैटरिंग है वो वेवलेंथ के 4th पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। याद रखना, ये फिजिक्स में हम पढ़ेंगे, जब फिजिक्स में हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ेंगे ना, अभी अभी फिजिक्स में हम सब इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, कुछ समय बाद हम लोग ऑप्टिक्स में जाएंगे जिसमें हम प्रिज्म, लेंस, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वेवलेंथ के 4th पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्कैटरिंग, यानी कि ना जिस जिस लाइट के कलर की, मतलब जिस कलर के लिए वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसका स्कैटरिंग सबसे कम होगा। इसलिए ट्रैफिक सिग्नल में जो खतरे वाला सिग्नल होता है वो लाल कलर का होता है। बात समझ में आ रही? तो उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, स्कैटर्ड कम होता है, बिखरता कम है, तो एकदम दूर से फोकस होता है वो। तो में जो चीज़ सिकुड़ी है ना, जैसे लेज़र बिखरती नहीं है, इसलिए लंबा दूरी तक जाती है वो। जो लाइट बिखरती है वो ज़्यादा दूरी तक नहीं जाती है, तो जो बिखरती नहीं है ना वो ज़्यादा दूरी तक जाती है, इसलिए रेड सिग्नल आपको दूर से नजर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? उसके लिए वेवलेंथ ज़्यादा होती है। और जिसके लिए वेवलेंथ कम होती है, ब्लू कलर के लिए वेवलेंथ कम होती है, तो उसका स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए वो सब आकाश देखना नीला कलर का, समुद्री जल नीला कलर का, तो वो नीला कलर, उन नीले कलर में उनका योगदान नहीं है, वो तो सूर्य के प्रकाश का स्कैटर्ड होना वहाँ पे योगदान। सूर्य के प्रकाश के कारण ही कोई भी चीज़, जो भी कलर लिए हुए वो सनलाइट के कारण ही है। सोचो, अब ये कपड़ा एक कौन सा कलर का है? ऑरेंज। तो ऑरेंज का क्यों दिखाई दे रहा है? तो उसके पीछे भी कारण वही है। हर चीज का कलर जो है उस बात पर डिपेंड करता है कि लाइट रेज में से कौन से कलर को वो रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट करने वाला जो कलर है ना उसी कलर का आपको दिखेगा। ये सफ़ेद कलर का क्यों दिख रहा है? बिकॉज ये सफ़ेद कलर को रिफ्लेक्ट करता है। प्योर सफ़ेद भी नहीं है, प्योर सफ़ेद एकदम। अच्छा, जैसे बोलेंगे नीला कलर, अब बोलते हैं प्रकाश, लाइट 7 कलर की होती है, तो 7 नहीं होते कलर, कलर बहुत सारे होते हैं, आपको पता होगा, आप लोग को ज़्यादा अच्छे से पता होगा। जैसे बोलेंगे ब्लू कलर, तो ब्लू में भी बहुत सारे ब्लू होते हैं। रेड कलर बोलोगे तो फीका लाल, गाढ़ा लाल, वे लाल, वो लाल, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो चलो बताओ, समझ में आया कि नहीं है? पक्का एकदम अच्छे से? चलिए आगे बढ़ें। और ये भी बात हमेशा याद रखना, रिफ्रैक्ट, ये सब पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा वेवलेंथ, यानी जिसका वेवलेंथ सबसे कम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं अब अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ टिंडल इफेक्ट देखो। इंपॉर्टेंस ऑफ टिंडल इफेक्ट, जैसे मान लीजिए मैं रास्ते में 3 सॉल्यूशन रख दूंगा, सुनो ना, यहाँ रास्ते में मैंने 3 सॉल्यूशन रख दिए। कितने सॉल्यूशन? 3 सॉल्यूशन रख दिए। तुम लोग बताना कि कैसे पहचानोगे। और यहाँ से यहाँ पे मैंने रख दिया लाइट सोर्स, यहाँ से लाइट आ रही है, लाइट को मैंने लाइन से तीनों सॉल्यूशन में भिजवाया। अब मेरे को मान लो इस सॉल्यूशन में लाइट का पाथ नजर आया, इस सॉल्यूशन में नजर नहीं आया, इस सॉल्यूशन में लाइट का पाथ नजर आया, तो बताओ इनमें से कौन कौन ट्रू सॉल्यूशन है, कौन कौन कोलाइडल सॉल्यूशन है? बीच वाला ट्रू सॉल्यूशन है, आजू बाजू वाले कोलाइडल सॉल्यूशन है। बिकॉज कोलाइडल सॉल्यूशन में आप लाइट का पाथ देख सकते हो, उसका रास्ता देख सकते हो, और ट्रू सॉल्यूशन में नहीं देख सकते। इसका मतलब क्या है कि टिंडल इफेक्ट की मदद से हम ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में विभेद कर सकते हैं। विभेद कर सकते हैं मतलब डिफरेंस देख सकते हैं, जान से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हाँ वही है। तो समझ में आया कि नहीं है? आ गया। और एक इसका इम्पोर्टेंट और है, इम्पोर्टेंस और है, अति सूक्ष्मदर्शी की खोज में ये सहायक है। अति सूक्ष्मदर्शी मतलब कि जो पावरफुल माइक्रोस्कोप है उसकी खोज में सहायक है। कैसे बताऊं? ट्रू सॉल्यूशन को आप देखोगे तो वो तो हाई पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी उसके पार्टिकल्स नहीं दिखते। और जो कोलाइडी पार्टिकल्स हैं, देखो समृद्ध, कोलाइडी पार्टिकल्स हैं, अगर आप उनको सिंपल माइक्रोस्कोप से देखोगे इससे नहीं दिखेंगे। कोलाइडी सॉल्यूशन के पार्टिकल्स सिंपल माइक्रोस्कोप से, लेकिन पार्टिकल इतने छोटे भी वहां पे नहीं है क्योंकि वो लाइट को बिखेर पा रहे हैं। मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूं समझना है ना, ये कोलाइडी सॉल्यूशन है, हम बोल रहे हैं सर ये तो लाइट को बिखेर पा रहे हैं, मतलब इनका साइज इतना भी छोटा, बहुत छोटा होता ना तो लाइट चली जाती है पता भी नहीं चलता, लेकिन ये लाइट को बिखेरते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। इसका मतलब इनका साइज उतना भी छोटा नहीं है। तो इसके मतलब क्या है, फिर जरूरत पड़ गई एक ऐसे माइक्रोस्कोप को खोजने की
जिनकी मदद से उन पार्टिकल्स को देखा जा सके। ठीक है, फिर जिगमोंडी ने वो माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया जो कोलाइडेड पार्टिकल्स को देख सके। जिगमोंडी दिख रहा है 1903 में। हाँ ओ समझ में आया कि नहीं बताओ। जिगमोंडी, हाँ वो इंग्लिश में पढ़ोगे जिगमोंडी आएगा। टिंडल इफेक्ट समझ में आया कि नहीं है? क्या बोलोगे टिंडल इफेक्ट के बारे में? टिंडल व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? कोई पूछेगा टिंडल इफेक्ट क्या है, तब क्या बोलोगे? तो आप कहना जब कोई ट्रू सॉल्यूशन में से अगर हम लाइट रेस को पास करवाते हैं तो उनका मार्ग नहीं देखा जा सकता लाइट रेस का, लेकिन वही लाइट रेस को जब हम पास करवाते हैं तो लाइट रेस का पाथ देखा जा सकता है, जो कि हमको सॉल्यूशन के अंदर एक कोन के रूप में दिखाई देता है ना। ये देखो बताया था ना मैं आपको, किस रूप में दिखाई देता है? कोन के रूप में। यहाँ से लाइट सोर्स, फिर लेंस, यहाँ से आप माइक्रोस्कोप लगा के उसको देख भी सकते हो। लाइट रेस के पाथ को माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं, और उसको कौन सा कोन बोलते हैं पता है? टिंडल कोन। कौन सा कोन बोलते हैं? टिंडल कोन, टिंडल शंकु, शंकु। ठीक है, दिस टॉपिक इज फिनिश्ड, कंप्लीट।